ठीक। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और ये भूगोल ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज है एक, हम उसको करेंगे। तो आपको पता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे बना, इसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या संकल्पनाएं हैं, आपने पढ़ा होगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित काफ़ी सारे सिद्धांत, संकल्पनाएं और वैज्ञानिकों ने खोज की, जैसे कि यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु मापते तो समय समय पर विभिन्न विद्वानों, वैज्ञानिकों ने विभिन्न संकल्पनाएं दी। अब जैसे आरंभिक काल में जो विचारधाराएं दी थी उनमें थे थेल्स थे यूरोप से। उन्होंने क्या विचारधारा दी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने कैसे बताया कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो एक दार्शनिक थे, तो दार्शनिक की तरह सोचते हैं। तो उन्होंने बोला कि पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक तत्व से बना है, और वो कौन सा है? जल। वो कौन सा है? जल। तो इन सभी वस्तुएं विलीन हो जाती है, इसी में विलीन हो जाती है, जल में। तो उन्होंने थेल्स ने जो बताया था वो क्या, जल में सभी वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। जल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताया उन्होंने। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई तो उसी में हमारी पृथ्वी पड़ती है, जो एक ग्रह है। अनैक्जीमेंडर, इसको इनका दूसरा नाम भी है अनैक्जीमेनीज। हम अनैक्जीमेंडर कहते हैं क्योंकि हम अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अनैक्जीमेंडर बोलते हैं उनको। तो उन्होंने क्या कहा था कि संसार की उत्पत्ति किससे हुई है? वायु से। उन्होंने वायु से बताया था। वो भी एक दार्शनिक थे। उन्होंने क्या बताया कि जब वायु है वो अनंत है, असीम है वायु। तो वायु क्या होती है, आगे अग्नि में बदल जाती है। किस में बदल जाती है वायु? हवा में। वो अग्नि वायु अग्नि में बदल जाती है। तो ऐसे ही जब अग्नि अपने प्रचंड रूप पर होती है तो वो तरल अवस्था में आ जाती है। किसमें आ जाती है? तरल अवस्था। और यही तरल अवस्था जल बना देती है। यही तरल अवस्था जल बन जाती है। और जब ये जल जम जाता है तो ये बहुत सारे पदार्थों में परिणत हो जाता है। तो इस तरीका से हम देखें तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था बहुतत्ववाद का सिद्धांत, यानी पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति वो बहुत सारे तत्वों से हुई है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि वायु असीम में अनंत है। जब वायु परिवर्तित होती है तो वो किस में बदल जाती है? तरल अग्नि असीम या प्रचंड रूप में होती है, बहुत ज्यादा तरल हो जाती है तो जल बन जाती है। और जल से ही बहुत सारे जो तत्व हैं वो बनते हैं, और उन्हीं से मिलकर क्या बन गई? पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए आए कि वर्तमान में बहुत सारी संकल्पनाएं दी गई हैं। अब ये आरंभिक काल में दो थे, थेल्स थे, और दूसरे कौन बताए हमने? अनैक्जीमेंडर। ये दार्शनिक थे दोनों, क्योंकि पहले क्या था, हमारे विषयों का कोई बंटवारा नहीं हुआ था। यानी ये भूगोल है, ये इतिहास है, ये तो वर्तमान काल की सुविधा के अनुसार कर दिया है। पहले दार्शनिक लोग थे, स्वतंत्र स्टडी करते थे। तो इसमें वर्तमान विचारधारा में पृथ्वी की उत्पत्ति को देखेंगे तो पाएंगे कि हम यहाँ पर जो
संकल्पनाएं दी गई, उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक तो अद्वैतवाद की संकल्पना, आपने पढ़ा होगा, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। किसमें बांट दिया इसे? एक तो था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ क्या है? यानी जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो सिर्फ एक तारे से हुई है। और द्वैतवाद में क्या है बताओ, गैस करो। द्वैतवाद की जो संकल्पना है इसमें ये बताया गया कि दो तारे थे, यानी दो या दो से अधिक तारों से के टकराने से या मिलने से हमारी पृथ्वी और जो वर्तमान ग्रह उपग्रह हैं इनकी उत्पत्ति हुई है। समझ रहे हैं? अब अद्वैतवाद की संकल्पना दी गई, इसमें क्या था? अब सबसे पहले अद्वैतवाद में जो संकल्पना दी थी वो थे कास्तेदी बफन। आपने पढ़ा होगा, हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिया वो कास्तेदी बफन ने दिया था। और ये सिद्धांत दिया था 1749 में। कब दिया था? 1749 में। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जो पहल की उसमें बताया कि जो धूमकेतु था, धूमकेतु कोई सूर्य से टकराया, जब वो सूर्य से टकरा गया कोई, तो उससे बहुत सारा जो ज्वारीय रूप में मलबा बाहर निकला। जैसे सरल शब्दों में कहें तो ज्वारीय रूप में बहुत सारा पदार्थ ब्रह्मांड में फैल गया। तो उसी से ही जो वर्तमान ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति हुई। वर्तमान जो भी ग्रह हैं, और यही जो संकल्पना है आज भी काम करती है। तो कास्तेदी बफन ने बताया था कि सूर्य से या किसी बड़े तारे से कोई धूमकेतु टकराया था, तो उससे क्या हुआ? जो हमारे वर्तमान ग्रह उपग्रह है उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसी में अद्वैतवाद में। अद्वैतवाद आपको समझ में आया ना? हाँ, द्वैतवाद समझ में आया। हाँ, अद्वैतवाद समझा दिया। अब हम अद्वैतवाद को पर्सनली पढ़ेंगे, द्वैतवाद को इसको कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे, है? तो इसमें जो भी विचार दिए गए या जिन्होंने भी अपनी संकल्पना दी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि संकल्पना किसे कहते हैं। एक तो होती है परिकल्पना और संकल्पना, ये दोनों ही समानार्थी हैं। परिकल्पना क्या होती है? जैसा कि शब्द में दे रखा है, क्या दे रखा है? परिकल्पना प्लस कल्पना। जिस चीज के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया गया है, जिस चीज के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया गया है उसे परिकल्पना कहेंगे। जैसे अब हम पढ़ते हैं लाप्लास की निहार का परिकल्पना है। लाप्लास। तो अब हम पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई 4.5 अरब वर्ष पहले की बताते हैं अप्रोक्सीमेटली, और सूर्य का भी लगभग समय एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत लंबा समय, तब तो कोई जीवन भी नहीं था। 4.5 अरब वर्ष है? तो इसी में अद्वैतवाद को जो सबसे पहले समर्थन दिया था, यानी इसके जो समर्थक थे उनमें थे एक कांट, ये एक दार्शनिक थे, कांट, इमैनुअल कांट है? ये दार्शनिक थे और कहाँ के थे? जर्मनी के। तो इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके आधार पर अपनी संकल्पना दी। तो उन्होंने क्या बताया? अब दार्शनिक है, दार्शनिक की तरह सोचेगा वो, और हम जैसा कि अभी हमने बताया कि ये परिकल्पना है। क्या है? परिकल्पना। दार्शनिक अपनी कल्पना कर रहा है। तो आप देखो कैसे उन्होंने अपनी जो संकल्पना दी थी उसको कैसे समझाया कि उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में क्या था, ये कण थे कठोर है, ये इनको बताया उन्होंने जैव नियंत्रित पदार्थ कण,
मतलब जय पदार्थ, जय ले लेते हैं ये, यानी देवताओं द्वारा। अच्छा। देव क्या है ये? दैवीय कण पदार्थ। बना, दैवीय पदार्थ है ये। अब उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम लिया था वो था न्यूटन का, है? किसका था? न्यूटन का। न्यूटन का। तो उन्होंने क्या बताया, अब ये जो कण थे कठोर थे, शीतल थे और गतिहीन थे। अब इनमें जब गुरुत्वाकर्षण होगा तो क्या होंगे, ये कण आएंगे एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं? तो ये टकराने लगे आपस में। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब जब कोई भी चीज टकराएगी, मैं अगर आप लोगों से कोई भी टकराता है तो आप में गति उत्पन्न हो जाती है, होती है कि नहीं? जब गति उत्पन्न हो जाती है तो ये क्या करेंगे, या तो घूमेंगे या कहीं दूसरी जगह जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे जो कण थे, छोटे छोटे कण आपस में मिले तो वो छोटे छोटे कण एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे के नजदीक आए तो विशाल पिंडों में बदल गए। किसमें बदल गए? विशाल पिंडों में बदल गए। तो अब सीक्वेंस देखो आप, ये थे छोटे छोटे दैवीय कण, जिनको क्या माना उन्होंने? कांट ने दैवीय कण। दैवीय कण है। जब ये दैवीय कण, ये जो दैवीय कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुए, एक दूसरे से टकरा गए, ठीक है? एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये इससे टकरा गया, ये इससे टकरा गया, तो इनमें गति उत्पन्न हो गई। तो गति उत्पन्न हो गई, जो कण थे, तो गति उत्पन्न होती है तो जैसे भी हम अपने वर्तमान लाइफ में देखते हैं या दैनिक जीवन में जो घटनाएं देखते हैं, किसी चीज को हम गति देते हैं तो जो समान भार वाली, मतलब समान स्थिति वाली, वो पास पास आ जाती है, इकट्ठा हो जाती है। आप किसी चीज को घुमा के देखो, या रेत हो, रेत को भी आप घुमा के देखेंगे, मतलब ऐसे ऐसे धूल वगैरह उड़ाएंगे तो बहुत सारे, जैसे बवंडर देखते हैं तो उसमें वो कण होते हैं, पास पास आ जाते हैं। पास पास आ जाने से क्या कहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो छोटे छोटे पिंड बन गए होंगे, अब ये छोटे छोटे पिंड बन गए, ठीक है? ये पिंड बन तो गए, अब ये भी पिंड आपस में टकराने लग गए, आपस में ये भी पिंड टकरा रहे हैं। अब ये पिंड जो टकराएंगे तो ये भी एक बड़ा विशाल पिंड बना लेंगे। भाई हम कहीं भी रहते हैं तो ग्रुप बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लागू हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये सभी कण नजदीक आ गए। अब इसी प्रक्रिया के दौरान जो गैसीय विशाल पिंड बन गया, जिसको हम निहारिका की उत्पत्ति से संबंधित मानते हैं, क्या मानते हैं? निहारिका। और अब ये पिंड आपस में पास आ गए तो अब इनमें घर्षण हुआ। घर्षण होने से क्या हुआ, इनमें ऊष्मा की उत्पत्ति होने लगी। किसकी? ऊष्मा की। अब ये नजदीक नजदीक आ रहे हैं, ठीक है? अब ये ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है। जब हम किसी पिंड को स्पीड में घुमाते हैं तो एक अपकेंद्रीय बल काम करता है। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। जब अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है, अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, चीजें सेंटर से, क्या होता है, सेंटर से बाहर की तरफ जाती हैं तेजी से घुमाने पर। जैसे आप रस्सी में कोई भी कंकड़ या पत्थर बांध ले, ऐसे पत्थर बांध के घुमाओ, जब वो स्पीड में घूमेगा आप उसे छोड़ देते हैं तो वो अंदर की साइड नहीं आएगा, वो बाहर की तरफ जाएगा। अब ये कण क्या हुए, बड़े बड़े जो पिंड थे घूमे, गति करने लगे, ऊष्मा होने लगी, तो इनमें अपकेंद्रीय बल से ज्यादा हो गया। यानी जो पिंड थे आपस में टकरा रहे थे, अब वो पास में नहीं आ रहे हैं, वो पिंड पास में नहीं आए, आपस मतलब एक दूसरे से दूर चले गए। ये पिंड फिर क्या हुआ, अब एक दूसरे से दूर चले गए तो इसमें से गोलाकार छल्ले निकलने लग गए। क्या होने लग गया? गोलाकार छल्ले निकलने लग गए हैं। अब छल्ले निकलने से क्या होता है, अब ये जैसे जैसे दूर गए तो क्या होने लगा, ठंडे होने लगे। क्या होने लगा? ठंडे होने लगे। और जो ग्रह बने, मतलब ये जो पिंड थे जब गोल ठंडे होने लगे, आपस में फिर नजदीक आ गए। ऐसे जो छल्ले बने उनसे हम ग्रहों की उत्पत्ति मानते हैं।
ये जो अलग हुए थे छल्ले, यही वो 9 ग्रह हैं। अब जो 2006 में यम हटा दिया, वो ग्रह नहीं है, 8 बचे। 8 ग्रह। और भी ऐसे काफी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पिंड हैं जिनकी खोज नहीं की जा सकी है। तो बहुत सारा जो पदार्थ मलबा निकला था, तो उससे क्या बन गए, ये ग्रह बन गए। तो ये किसकी परिकल्पना थी, ये कांट की। हम इसको एक बार रिकॉल और करेंगे। तो जो कांट थे वो दार्शनिक थे, दार्शनिक थे। उन्होंने जो दैवीय कणों की संकल्पना, उत्पत्ति मानी ब्रह्मांड की, तो उन्होंने स्टार्टिंग बताया था कि जो भी पिंड वगैरह थे, सबसे पहले कुछ नहीं था। उन्होंने बताया कुछ नहीं था, दैवीय कण थे। ये कैसे थे, शीतल थे, ठोस थे, है? जब इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को लगाया, यानी अपनी परिकल्पना में गुरुत्वाकर्षण के नियम को लेके आए, तो इन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो कण थे वो नजदीक नजदीक आने लग गए। तो नजदीक आने से वो टकराए, आपस में टकराए। तो आपस में टकराने से क्या हुआ, तो नजदीक आ गए, और नजदीक आ गए तो उनसे जो छोटे पिंड बन गए। फिर छोटे पिंड बनने से, अब जो छोटे पिंड थे वो भी आपस में टकराए, फिर उससे और बड़े पिंड बन गए, उससे और बड़े पिंड बन गए। लेकिन जब इन पिंडों के ही आपस में टकराने से इनमें गति उत्पन्न हुई, गति उत्पन्न होने से इनमें क्या हुआ, ऊष्मा का प्रसार हुआ। ऊष्मा के प्रसार से ये आपस में फैले, ऊष्मा के प्रसार से आपस में फैले और गति इनकी तेज हो गई। गति इतनी तेज हो गई कि जो अवकेंद्रीय बल से अधिक अपकेंद्रीय बल हो गया। इस अपकेंद्रीय बल की वजह से बहुत सारे छल्ले एक दूसरे से अलग हो गए। छल्लों के रूप में जब यही पदार्थ ठंडे हुए, यही पदार्थ जब ठंडा हुआ तो ग्रहों की उत्पत्ति हो गई, उपग्रहों की उत्पत्ति हो गई। ये कांट महोदय ने समझाया था कि जर्मनी से थे। कहाँ से थे, जर्मनी से। और ये कौन थे, दार्शनिक थे। तो इस परिकल्पना में हमने देखा कि उन्होंने साइंस का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन उतना नहीं जितना हम वर्तमान में देखते हैं, उतना नहीं जितना हम वर्तमान में देखते हैं। लेकिन इनके बाद एक और महान दार्शनिक लाप्लास, कौन थे, लाप्लास आपने पढ़ा होगा, लाप्लास की निहार का परिकल्पना। तो निहार का परिकल्पना लाप्लास की निहार का लाप्लास की निहार का। जब हम ऑप्शनल की पहली यूनिट देखेंगे पेपर फर्स्ट में, सबसे पहला टॉपिक यही है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं क्या है, सिद्धांत, विकास। हाँ, ये हर साल 1-2 साल में मेंस में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जब हम पढ़ते हैं लाप्लास की निहार का परिकल्पना, यानी इन्होंने भी अपनी परिकल्पना से क्या सिद्धांत देने की कोशिश की, उसके बारे में हम विचार करेंगे। जो भी उन्होंने बताया उसी को बताएंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं, जैसा उन्होंने बताया उसी को एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो कांट महोदय थे उनकी परिकल्पना में संशोधन कर दिया, थोड़ा संशोधन किया, और उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड, उन्होंने बताया ब्रह्मांड में एक गतिशील, ये जो गतिशील और तप्त पिंड था, कैसा था, गतिशील और तप्त पिंड, ये घूर्णन कर रहा था। क्या कर रहा था, घूर्णन। और इसकी जो चाल थी वो कैसी थी, मंद गति से घूर्णन कर रहा था। किससे कर रहा था, मंद गति से घूर्णन। लेकिन ये कैसा था, गर्म, ये गर्म था। ब्रह्मांड में जो पिंड था वो तप्त और गर्म था। अब ये घूमते घूमते गति करने लग गया, तो इसके चारों ओर गैस के
बादल बन गए, गैसीय बादल बन गए, जिसे लाप्लास ने निहारिका का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? निहारिका। हाँ, तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले गैसीय पिंड तप्त थे और इनकी गति कैसी थी? घूर्णन गति कर रहे थे, लेकिन मंद गति में। मंद गति घूर्णन कर रहे थे, तो समय के साथ क्या हुआ? गति के कारण इनमें जो गति बढ़ी, इनकी गति बढ़ने लग गई। तो गति बढ़ने से क्या होता है? जो विकिरण और ऊष्मा का ह्रास होता है, विकिरण और ऊष्मा का ह्रास होने लग गया। विकिरण और ऊष्मा का ह्रास हो गया होगा, यानी ऊष्मा का अगर हमारे अंदर से ह्रास होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? ठंडे पड़ जाएंगे। कैसे पड़ जाएंगे? ठंडे। जब भी हम ठंडे पड़ने लगते तो हम अपना आयतन से बोल देते हैं। क्या करते? आयतन। जैसे सर्दियों में हम अपने आप को फैलाते नहीं, सर्दियों में हम अपने आप को फैलाते नहीं, संकुचित करते हैं। जब यही पिंड ठंडे होने लग गए, ठीक है, तो अब ये पहले बड़ा पिंड था, ये फिर कैसा हो गया? संकुचित। गति बढ़ रही है, ऊष्मा कम होती जा रही है, तो ये क्या हो गया? इसका जो आकार और आयतन दोनों ही कम होने लग गए हैं। जब आयतन और क्या आकार कम हो तो क्या होता है? निहारिका की जो गति थी उसमें वृद्धि होने लग गई। जब आकार किसी का कम हो गया, जिन पिंडों का आकार कम हुआ और आयतन भी कम हो गया, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आप एक भारी आदमी की बजाय एक हल्के आदमी को तेज भागता पाओगे। तो इसी वजह से आकार और आयतन कम हुआ तो क्या हुआ? जो पिंड थी यानी निहारिका थी, उसकी गति में क्या हुआ? वृद्धि हो गई, लगातार वृद्धि हुई। अब वृद्धि हो गई, संकुचन भी हो रहा है। वृद्धि होने से क्या हुआ? संकुचन भी हुआ। अब इसमें जो था, जिन्होंने बताया कि निहारिका में जो घूर्णन थी उसमें वृद्धि से अपकेंद्रीय बल फिर दोबारा प्रभावशाली हो गया। अपकेंद्रीय बल दोबारा प्रभावशाली हो गया, जैसा कि कांट महोदय ने बताया था। कांट महोदय ने बताया था कि जो पिंड है तेज गति करने लग गए। जैसा कि मैंने लाप्लास महोदय ने बताया कि आयतन का संकुचन हुआ, आकार भी घट गया, उसकी गति क्या थी? ज्यादा हो गई। जब गति ज्यादा हो गई तो अपकेंद्रीय बल था, अपकेंद्रीय बल था वो प्रभावशाली हो गया। किसके अपेक्षा? अविकेंद्रीय बल की अपेक्षा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अधिक हो गया अवकेंद्रीय बल। अवकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया। जब अवकेंद्रीय बल ज्यादा अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया अवकेंद्रीय बल से, तो फिर वही वाली प्रोसेस आती है जैसा कि कांट महोदय के परिकल्पना में हमने पढ़ा था। जो पिंड थे फिर एक दूसरे से दूर जाने लगे, एक दूसरे से दूर जाने लगे। अब निहारिका के छल्ले अलग अलग होने लग गए, मतलब एक छल्ला अलग हो गया। उन्होंने बताया कि जो एक छल्ला था, मतलब इस पिंड से जो संकुचित हुआ उस पिंड से एक छल्ला अलग हो गया। समय के दौरान निरंतर जो ऊष्मा की गति हो रही थी, अपकेंद्रीय बल बढ़ रहा था, उसी से जो एक छल्ला निकला था उससे 9 छल्ले निकले। ऐसा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में कहा गया है। और कितने ग्रह बताए उन्होंने? 9 छल्ले बताए थे। कितने? 9 छल्ले। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा था 9 ग्रह होते हैं। 2005 से पहले पढ़ा था ऐसा हमने, लेकिन 2006 यम को हटा दिया गया अगस्त में। तो उनकी जो परिकल्पना थी कल्पना के आधार पर थी। अगर हम वर्तमान में देखें, हम उनसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या ब्रह्मांड में सिर्फ 9 ही छल्ले हैं? क्या 9 ही ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? और भी ग्रह हो सकते हैं। तो इन्होंने यही बताया था कि निहारिका का लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन दिया था कि जो निहारिका परिकल्पना छल्ला निकलने के बाद, एक छल्ले निकलने के बाद जब 9 छल्ले निकले थे, उसके बाद जो पदार्थ बचा था वही हमारा सूर्य। क्या है? सूर्य। वही हमारा सूर्य है। अब निहारिका परिकल्पना
ये अद्वैतवाद में दी गई। किसमें दी गई? अद्वैत। अद्वैतवाद, यानी एक ही पिंड से एक ही जो पदार्थ था उसी से क्या बन गया, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अब हम पढ़ेंगे द्वैतवाद। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है, आप वीडियो को पॉज करके बैक करके देख सकते हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे द्वैतवाद की परिकल्पना। जो द्वैतवाद है, द्वैतवाद में यह माना गया है कि हमारे ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी एक पिंड से न होकर एक से अधिक तारों से टकराने से हुई है। इसके लिए एक से अधिक तारों के टकराने से हुई है। और जब दो पिंडों के टकराने से उत्पत्ति होगी तो उसको हम कहेंगे बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट, यानी जिनके माता पिता दो हों, इनकी उत्पत्ति दो से हो रही है, तो क्या है, बाई पेरेंटल। तो इसमें हम पढ़ेंगे द्वैतवाद में एक थे चेम्बरलेन, चेम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। चेम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, ये द्वैतवाद में है। चेम्बरलेन तथा मोल्टन, ये दो अलग अलग नाम हैं कि ग्रहाणु परिकल्पना। अब दूसरे थे जेम्स जीन्स जेफरे, जेम्स जीन्स जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स, ये दो लोग हैं, नाम एक लग रहा है लेकिन जेम्स जीन्स एक नाम, जेम्स जीन्स व जेफरे, ये कितने लोग हो गए, दो। इन्होंने मिलकर दी थी। जो जेम्स जीन्स थे उनकी संकल्पना में जेफरे जी ने क्या किया था, संशोधन किया। तो अब हम इन्हीं दोनों पर ज्यादा फोकस करेंगे। और भी हैं जैसे रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, श्रेडर, वोइसन तथा लिटिलटर की अवनत तारक परिकल्पना और ऑटो स्मिथ की अंतर तारक ध्रुव परिकल्पना। लेकिन हमारा आंसर ज्यादा लंबा हो जाएगा जब ये पढ़ेंगे, और हम इन दो पर ज्यादा फोकस करेंगे। उससे ज्यादा आप एक बार सविंदर सिंह की बुक उठाकर जरूर देखें। अगर फिर भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो हम पढ़ेंगे चेम्बरलेन, क्या पढ़ेंगे, चेम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो इन्होंने क्या बताया था दोस्तों, जैसा कि ये द्वैतवाद परिकल्पना से संबंधित अपना विचार रखते हैं, इसमें बताया दो पिंड, एक तो सूर्य, एक तो कोई अन्य तारा। तो दो तारों से ये उत्पत्ति को समझा रहे हैं, किसकी, ब्रह्मांड और पृथ्वी की। वर्तमान में जो भी ग्रह उपग्रह, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा है, ये ब्रह्मांड आता है। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था, एक तारा, ठीक है, ये था एक स्टार, ये हमारा सूर्य, सन, दो पिंड। जब ये स्टार यानी जो तारा था सूर्य के पास से गुजरा, कहां से गुजरा, सूर्य के पास से, सूर्य के पास से। तो क्या हुआ, अब ये तारा गुजर रहा है यहां से सूर्य के पास से, तो जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल के कारण सतह से असंग, जब ये यहां से गुजर रहा है तो सूर्य की सतह से बहुत सारे
कण क्या है, आकर्षित हो गए किसकी तरफ, तारे की तरफ। तो ये जब इकट्ठे एक साथ आए तो एक ग्रहाणु ग्रहाणु जैसा कि संकल्पना में दिया है कि जो अणु थे बहुत सारे एक साथ आए, तो जब तारा दूर चला गया माने अब ये पास से गया, ठीक है, तो पास से जान गया तो यहाँ से बहुत सारे सूर्य की सतह से क्या कण एकदम ज्वार के रूप में मतलब पास आए, और ज्वार के रूप में नहीं मतलब जो कण आए थे वो एक साथ इकट्ठे आए, तो ये कण बाहर निकल गए इससे, इसी के साथ आए और इसके प्रभाव में बाहर निकल गए। जैसे कोई हमारे पास से गुजरता है स्पीड में तो बहुत सारी धूल, यानी गाड़ी अगर हमारे पास से गुजरे तो बहुत सारी धूल एक साथ उड़ जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारी धूल उड़ती है और पीछे की साइड से आती है। इसी प्रकार जब ये तारा सूर्य की साइड से गुजरा, समीप से गुजरा, तो सूर्य की सतह से जो कण एक साथ उठे तो क्या हुआ उनसे, ये कण जो कण थे जो निकले थे सूर्य से ये घूमने लग गए। क्या हुआ, घूमने लग गए सूर्य के चारों ओर, और धीरे धीरे संघनित होकर क्या बन गए, ठोस हो गए और इन्होंने ग्रहों का रूप धारण कर लिया। और वर्तमान में यही संकल्पना इनकी है। तो चैम्बर्स तथा बोल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है उसमें उन्होंने बताया कि एक तारा जो सूर्य के पास से गुजरा और पास से गुजरने के बाद बहुत सारा पदार्थ सूर्य से अलग हो गया और धीरे धीरे वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। जब चक्कर लगा रहे थे पिंड तो आपस में और छल्ले निकल गए, वो पास आए और वर्तमान में जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति हो गई। ये चैम्बर्लिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु संकल्पना में बताया गया है। अब हम जेम्स, जीन्स और जेफरे की संकल्पना की ज्वारीय संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे जो द्वैतवाद से संबंधित है। इसको पढ़ने के बाद हम टॉपिक को फिनिश करेंगे और एक बार रिवाइज करके पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग जो संकल्पना है वो हम समाप्त करेंगे। अब ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना यानी हम ज्वार की उत्पत्ति से सूर्य की सतह पर जो ज्वार आया था उससे जो ग्रह बने उनकी उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें भी जैसा कि दो तारे थे। अब सूर्य तो किसी के पास जाएगा नहीं, बड़ा आदमी किसी के पास नहीं जाएगा। जो बड़ा होगा जिसका प्रभाव ज्यादा होगा वो किसी के पास नहीं जाता, उसके पास दुनिया आती है। ठीक है, जब ये तारा आया तो पास में आया तो सूर्य ने कहा नहीं भाई हमारे पास बहुत है, ले जाओ, थोड़ा सा इसको भी दे दिया। भाई दे दिया, अब दे तो दिया तो फिर जो प्रोसेस हुई उससे ग्रहों की बनने की प्रक्रिया होती है, उसको हम जारी कर पढ़ने वाले। तो इन्होंने जो जेम्स और जेफरे थे ये ग्रहों का निर्माण सूर्य एवं तारे के संयोग से हुआ। यानी इन्होंने बताया जो ग्रह बने हैं वो सूर्य और चंद्रमा मतलब सूर्य और तारों के आपस में टकराने से बने। सूर्य और तारों के टकराने से बने हैं। जब सूर्य और तारे आपस में टकरा गए, जब सूर्य और तारे आपस में टकरा गए तो उनसे ज्वार की उत्पत्ति हुई। जब भी किसी, जैसा कि हम जानते हैं सूर्य आग का धधकता हुआ गोला है जिस पर संलयन क्रिया होती रहती है। जब उससे वो तारा टकराया तो बहुत सारा पदार्थ बाहर निकल गया, क्योंकि उस तारे के टकराने से ज्वार आया।
जब ज्वार आता है किसी जगह पर तो क्या होता है, इधर की साइड यानी किसी भी पिंड तरल पदार्थ के दोनों साइड ज्वार होता है। तो ये शिकार आकृति बन रही है, ये दोनों साइड से बहुत सारा पदार्थ बाहर निकल गया। तो जब ज्वारीय उद्भेदन हुआ तो इससे बहुत सारे जो पदार्थ है, तत्व हैं, वो बाहर निकले और ये टूट कर सूर्य का क्या करने लगे। वही वाली बात है, जो सब सूर्य से बाहर निकल गया तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ घूमेगा। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी पिंड को अगर आसमान में पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से अगर छोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है, जैसे कि उपग्रह। ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर सूर्य का चक्कर लगाती है, किस वजह से, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, तो उसके प्रभाव में रहते हैं। जो चीजें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं वो ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, चंद्र, हमारे 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के हम सीक्वेंस से नाम बता देते हैं एक बार। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह हैं। हाँ, तुम जारी परिक्रमा पढ़ रहे थे, तो टकरा गया, ज्वार भाटा आया, तो ज्वार भाटा से बहुत सारा पदार्थ बाहर निकल गया। जब बाहर निकलने के बाद ये क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद क्या हुआ, आपस में गति हुई, ऊष्मा संकुचन, और अब जो भी अपकेंद्रीय ये सभी ने काम किया, तो ये जब ठंडे होकर क्या बन गए, ठोस बन गए और वर्तमान ग्रह कहलाए। तो अब ये तो था जेम्स ने दिया था, ये जेम्स जीन्स ने, ठीक है। अब एक जेफरी थे, इन्होंने जो जारी परिक्रमा दी उसी में थोड़ा सा संशोधन किया, ज़्यादा नहीं। उन्होंने बताया कि जेफरी जी ने बताया था, ये जेम्स थे वो, ये सॉरी जेफरी जेफरी जी ने बताया कि जेम्स महोदय ने बोला था कि एक तारा था, एक तारा था, लेकिन इसका भी एक सहायक तारा बताया था जेम्स ने। तो उन्होंने बोला कि ये जेफरी जो जेम्स थे, उन्होंने ये बताया कि इसका सहायक जो तारा था वो कहाँ गया, इसका जो सहायक तारा था वो कहाँ गया। लेकिन 2 तारों के अलावा एक तारा और था जिन्होंने उसको सारथी तारा बोला था जेम्स जीन्स ने। तो बताया कि आगे बढ़ता हुआ तारा सूर्य के साथी तारे से टकराया था, लेकिन कई भागों में बिखर गया और जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। उस जेम्स जीन्स के जो परिकल्पना थी उसमें जेफरी जी ने यही बताया कि जो सारथी तारा था वो इस सूर्य से भी टकराया था, उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ है, यही बताया था सिर्फ जेफरी जी ने। थोड़ा संशोधन किया, इसलिए ज्वारीय परिकल्पना नाम दिया गया। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का हमारा लगभग जो पोर्शन है वो पूरा पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही अभी हम आप देखना रसेल की जो द्वैतारक परिकल्पना है, जिसमें 2 तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, उसको भी आप देखना। और ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूल परिकल्पना है। तो अंतर तारक, जैसे कि अंतर तारक 2 तारे थे, उनके जब वो आपस में प्रभाव में आए तो क्या धूल उड़ी, तो वो धूल क्या होगी, दूर जाएगी तभी तो कोई पिंड बनेगा। ऐसे पिंड बनते गए और तारे से दूर हो गए। तो जो तारे थे आपस में, जो धूल के कण थे पास आ गए, फिर और छल्ले बन गए। ऐसे छल्ले बनते गए, 9 छल्ले बने। 9 छल्लों के रूप में हमें वर्तमान ग्रह दिखाई देते हैं। और थोड़ा एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया था आज कि 2 धारणाएं, एक तो आरंभिक धारणा थी प्राचीन काल में, जैसे थेल्स, अलेक्जेंडर, इन्होंने जो थ्योरी दी थी
थेल्स ने दी थी जल से, और जो एनाकीमेंडर था उन्होंने वायु के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया। लेकिन जो वर्तमान में जितने भी ग्रह बने हैं उनके लिए दो पार्टीशन हो गए थे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मतों को समर्थन दिया है। जैसे अद्वैतवाद में हमने पढ़ा था मोल्टर को लाप्लास की नेहार का परिकल्पना और कांट की बाह्य परिकल्पना, इसके बारे में पढ़ा था। और द्वैतवाद में हमने पढ़ा था ग्रहाणु मोल्टन परिकल्पना, मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, चेम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में पढ़ा था। और ये हमने जेम्स व्हील्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम आगे नया सेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आगे का होगा भू संतुलन पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर विभिन्न क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी पर संतुलन की स्थिति बनी हुई है। इसमें हम पढ़ेंगे एयरी और प्राट का सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही।